जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज के दो रंग हैं, लाल और सफेद या रेड और व्हाइट, क्योंकि आजकल क्रिकेट दो रंगों की बॉलों से खेली जाती है। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान क्रिकेट को नई पहचान दी। एक शानदार विकेटकीपर, एक भरोसेमंद बैट्समैन और मैदान पर शांत लेकिन अंदर से बेहद कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी। जयपुर की गलियों से लेकर रणजी ट्रॉफी की चमक तक का सफर, राजस्थान रणजी टीम का अभिन्न हिस्सा, दलीप ट्रॉफी में डेब्यू पर 8 डिसमिसल्स का नेशनल रिकॉर्ड, रणजी ट्रॉफी विजेता टीम के सदस्य और आज एक मेंटोर, कोच और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सक्रिय है। आज हम बात करेंगे उनके शुरुआती संघर्षों की, उन नेल बाइटिंग मैचेस की, ड्रेसिंग रूम की कहानियों की, राजस्थान क्रिकेट के वर्तमान हालात की और फ्यूचर की इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट पर उनके विजन की। हम स्वागत करते हैं रोहित झालानी जी का। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, या ये कह दूं हमारी पिच पर। धन्यवाद आलोक जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो चलिए रोहित जी, आज शुरुआत करते हैं, या ये कहें कि आपसे कहते हैं कि आज इनिंग्स को ओपन करने जा रहे हैं और हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं, आपकी जयपुर की यादों से शुरुआत करते हैं। रोहित जी, जयपुर की गलियों से लेकर रणजी तक का सफर, क्रिकेट की शुरुआत हुई कैसे? कोई चाइल्डहुड मोमेंट जो आपको याद हो? कैसे आपने शुरू किया था? क्या सड़क पे क्रिकेट खेली थी, गलियों में क्रिकेट खेली थी? कुछ बताइए उसके बारे में हमें। बिल्कुल आलोक जी, देखिए मेरी शुरुआत भी वैसे हुई थी जैसे एक आम बच्चों की शुरुआत होती है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं सीधे से क्रिकेट में नहीं आया। मैं पहले हॉकी खेला करता था। मैंने हॉकी का नेशनल कैंप अटेंड किया, एसडीएफआई नेशनल्स खेला, इंडिया जूनियर कैंप किया अंडर 13 का, और समाओ मेरा पूरा जुड़ाव हॉकी की तरफ था। लेकिन 10th के बाद एकदम से बोलते हैं कि एक चेंज आया। मेरे स्कूल में एक मैच चल रहे थे क्रिकेट के, और 10th के बाद 11th में मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था, तो फोकस पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। अच्छा। और उस मैच में विकेट कीपर हमारा नहीं था, तो हमारे जो स्कूल के एचओडी थे फिजिकल डिपार्टमेंट के, एनके शर्मा सर, जिनका मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद था, उनके कहने पे मैंने उस मैच में कीपिंग करी और मैंने बहुत अच्छी कीपिंग करी और बैटिंग से मैच भी जिताया। और हुआ ये कि उस पूरे टूर्नामेंट में मैं खेला, हम वो टूर्नामेंट जीत गए। उसके बाद हम रीजनल्स खेलने गए और ग्रेजुअली मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया। अच्छा। तो सिलेक्ट होने के बाद फिर मैंने सर ने मुझे कोचिंग के लिए, जब हम नेशनल जाने वाले थे, मुझे जयपुर क्लब में कोचिंग के लिए भेजा। तो शाम को संजय व्यास सर वहां आया करते थे, तो उनकी शागिर्दी में मैंने अपने क्रिकेट की बेसिक कोचिंग शुरू करी। हाँ, लेकिन जो मेरा हॉकी का फायदा था कि एक बॉल का सेंस और एक फिटनेस और एक गेम को समझने की परख जो थी, वो शुरू से ही हॉकी खेलने से थी। तो क्रिकेट में आके मुझे और भी मजा आया और बड़ा गेम इंटरेस्टिंग लगा, और ग्रेजुअली मैं पूरा क्रिकेट में रम गया। दैट इज वंडरफुल। तो आप ये है कि आपने हॉकी से क्रिकेट की तरफ आए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आपने जयपुर में, बाय द वे मैं पूछना चाहूंगा, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की है? देखिए, पापा बैंक में थे, तो पहले पापा की पोस्टिंग बाहर थी, अजमेर थी, फिर केकड़ी हुई, उसके बाद हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए। लेकिन जयपुर आने के बाद पापा को लगा कि शायद अब आगे हम लोग यहीं रहें और पापा जहां भी पापा की पोस्टिंग हो, पापा अकेले जाएं। तो मेरा एडमिशन सेंट्रल स्कूल KV3
जो समय एमआरसी कैंपस बोलते थे उसमें था। तो मेरी स्कूलिंग फिर 4th से लेके 12th तक वहीं हुई। ओके। हाँ, वहाँ थोड़े से शेड्स वगैरह बने हुए थे एमआरसी में। एमआरसी KV3 था पहले वहाँ था, अब तो वहाँ से शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल, अब तो हमारे जाने के बाद नई बिल्डिंग बन गई है झालाना में। हाँ, झालाने में बन गई है। अरे हाँ, बिल्कुल, वो तो लेकिन उस टाइम हमारी बड़ा। स्कूलिंग एमआरसी वाले कैंपस वाले ही स्कूल में हुई थी। बिल्कुल मुझे याद है, मैं उधर जाया करता था तो वो स्कूल दिखता था। वेरी वेरी बिल्कुल। मजा आ गया आपकी बात सुन के। मुझे भी पुराने दिन याद आ गए, अब बच्चों को लेके हम जाया करते। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा ये बताइए कि आप फर्स्ट कोच या मेंटोर कौन थे? क्या उनसे सबसे बड़ी लर्निंग रही? क्या क्या उन्होंने आपको बताया? किस तरह से उन्होंने आपको ग्रूम किया? देखिए, जैसे मैंने बोला कि स्कूल में एनके शर्मा सर ने मुझे राह दिखाई, और उसके बाद जो मेरे पहले क्रिकेटिंग कोच थे वो संजय व्यास सर थे। तो मैं ये बोलूं कि मेरी शुरुआत कोचिंग की संजय व्यास सर के पास हुई, तो बिल्कुल 100% सही बात है। और उन्होंने ही मुझे जो क्रिकेट के बेसिक थे, क्रिकेट के बारे में जो बारीकियां थी, उसकी जानकारी दी, और मुझे जब तक मैं रन पे खेला तब तक पूरी मुझे गाइडेंस दी। तो ये आपको कब लगा कि किस लेवल पे आपको लगा कि भाई अब क्रिकेट अब ये शौक नहीं बन सकता और इसको मैं कैरियर भी बना सकता हूँ? ये किस स्टेज पे, क्या कॉलेज की स्टेज पे लगा या बाद में कभी ऐसा लगा आपको? क्या देखिए, जितना मैंने आपको जैसे बताया कि 11th में मैंने साइंस मैथ्स ली थी, और मेरा सपना कहीं ना कहीं आर्मी में जाने का था, और तैयारी भी उसके लिए हुई थी। मैंने रिटर्न भी क्लियर किया था। समाउ ऐसा हुआ कि मैचेस और इंटरव्यू क्लैश कर गए और मैं मैच खेलने चला गया। तो वो चांस वाली बात है। लेकिन हाँ, जितना मैं क्रिकेट में आगे गया उतना मुझे अच्छा लगने लगा, उतना मुझे मजा आने लगा। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं अपना करियर, अपनी पैशन जो है उसी को बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी क्रिकेट के मैदान पे ही गुजारूं। वैसे आप बहुत लकी हैं कि जो आपका पैशन था वो फिर आपका कैरियर भी बन गया। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। कईयों के पैशन रह जाते हैं, कैरियर नहीं बन पाते। नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था मुझे कि मुझे वो करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, जो मैं करना चाहता था। बहुत बहुत बड़ी बात है ये ऊपर वाले की कृपा रहती है। अच्छा, तो फिर बताइए, राजस्थान रणजी टीम में कैसे सिलेक्शन हुआ? उस जमाने में कौन कौन आपके साथ खेलते थे? कोई ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस हुई जिसने आपका रास्ता बदल दिया? ये किस तरह से रणजी का रास्ता कैसे निकला? देखिए, हम लोग मैं 95 में अंडर-19 राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ, और 96 में मेरे फिर एक बार फ्रैक्चर हो गया, तो मैं 19 खेल नहीं पाया। 97 में एक टीम बनी थी राजस्थान कोल्ट्स की, जिसमें यंग प्लेयर्स थे, और वो राजस्थान कोल्ट्स की टीम बॉम्बे ट्रेवल करने जा रही थी और ऑफ सीजन में मैचेस खेलने वाली थी। तो उस टीम में हम काफी 7-8 यंगस्टर्स थे, तो जिनको मौका मिला था उस बॉम्बे टूर का, और उसमें वहां बॉम्बे की टॉप सारी टीमों से हमारा मैच था। अच्छा। और उसका ये फायदा हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे मैं रणजी ट्रॉफी के कंटेंडर्स में आया। और उस साल राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम, जो सीनियर प्लेयर हमारे थे, कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। पहले 3 मैच हार चुके थे और नॉकआउट के दौर से बाहर हो गए थे। तो चौथे मैच में हम 4 यंगस्टर्स को एक साथ मौका मिला, और हम चारों ने उस मैच में डेब्यू किया, और इस तरह मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। ओके, वंडरफुल। तो अच्छा, अब ये बताइए, आप विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो आपने विकेट कीपिंग क्यों चुनी? या लेटर स्टेज पे जाके आपने चुनी, या शुरू से ही विकेट कीपिंग आप करते थे? नहीं, देखिए, एक तो मैंने शुरुआत ही विकेट कीपिंग से करी, और समाउ मुझे कीपिंग का रोल बड़ा अच्छा लगता था कि आप 100% गेम में इन्वॉल्व हो, हर बॉल पे आप इन्वॉल्व हो, और एक की रोल आप प्ले कर रहे होते हो। गेम को बिल्कुल पास से देखना, गेम को हर मौके में आपका इन्वॉल्वमेंट होना, और सबसे की पोजीशन में मानता हूँ विकेट कीपर की होती है टीम को आगे ले जाने के लिए, टीम को जिताने के लिए। तो समाउ मुझे रोल बड़ा अच्छा लगता था, और मैंने पूरी लाइफ इसको बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, वंडरफुल। क्योंकि हाँ, विकेट कीपर है जो हर वक्त गेम में इन्वॉल्व रहता है, और इनफैक्ट ये कहे एक तरह से धुरी है। जब आप फील्डिंग साइड होती है तो आप पूरी धुरी में रहते हो, आपकी उसकी पाइवट होते हो पूरे गेम के, आपको पूरी तरह सारा फील्ड दिखता रहता है। तो चलिए, विकेट कीपर के इस खास अहम रोल पे और जो विकेट कीपर की पैनी नजर होती है उस पे रुक के हम कोई एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद इस बातचीत को जारी रखते हैं।
अजी ऐसी नजर को क्या कहिए, अजी ऐसी नजर को क्या कहिए, जो यार ना अपना पहचाने, दीवाना बनाने वाले ये, दीवाना बनाने वाले ये, देखो आज बने हैं दीवाने। अजी ऐसी नजर को क्या कहिए, जो यार ना अपना पहचाने। रंग फीका पड़ा, मुँह उतरा हुआ, मेरी जाने वफा कुछ तो आखिर बता, मेरी जाने वफा कुछ तो आखिर बता। तुम मेरी बात का मत लगाना बुरा, कुछ ना मुझसे छुपा, मैं तेरा हूँ तेरा, कुछ ना मुझसे छुपा, मैं तेरा हूँ तेरा, कुछ ना मुझसे छुपा, मैं तेरा हूँ तेरा। हाँ रोहित जी, तो वेलकम बैक। तो अब ये बताइए कि राजस्थान के सबसे सफल विकेट कीपर्स में आपका नाम लिया जाता है, तो ये रिकॉग्निशन आपके लिए क्या मायने रखता है और किस तरह से, और कौन कौन कंटेम्परेरी थे उस टाइम आपके, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए हमें। आपको किस तरह से रिकॉग्निशन, सफल विकेट कीपर, जब भी कोई बातचीत चलती है क्रिकेट की तो आपका नाम आता है, इसका क्या आपके लिए मीनिंग है? देखिए, मैं ज्यादा इस नंबर्स में, बेस्ट होने में, इनमें ज्यादा नहीं। मैं ये यकीन करता हूँ कि यदि आपके साथ में जो खेलने वाले हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको लगता है कि मैंने अपना काम बड़े अच्छे से निभाया है और मैं उस रोल में बहुत अच्छा रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक अच्छी फील देता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉलर्स जो मेरे टीम के गेंदबाज थे, जिन्होंने मुझे वो मौके दिए, वो अपॉर्चुनिटीज पैदा करी कि मैं उनको कन्वर्ट कर पाया और मैं अपने आप को अच्छा प्रूव कर पाया। तो उन बॉलर्स का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने मुझे वो करने का मौका दिया, वो एग्जीक्यूट कर पाया, जो मैंने विक्टम्स करे, जो मैंने स्टंप्स करे, या मैंने कैचेस पकड़े, या क्रुशियल टाइम पे मैंने जो भी किया। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल बॉलर्स का भी होता है, जो इतने अच्छे थे, जिन पे कीपिंग करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिन पे मुझे कैचेस के चांसेस बहुत मिले, जिनमें मुझे विक्टम्स में कन्वर्ट कर पाया। तो समहाउ इट्स अ टीम गेम और हर किसी का एक ना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में, आपके गेम में। और क्रिकेट तो ऐसा गेम है कि 11 जनों से मिलकर टीम बनती है, तो हर एक आदमी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन हाँ, यदि आपके साथ वाले, आपके टीम वाले, आपके साथ समक्ष खेलने वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो लगता है कि हाँ यार, हमने कुछ अचीव किया, या मेरा जो काम था मैं वो अपने बिल्कुल 100% एफर्ट से कर पाया। भाई रोहित भाई, ये आपकी बात सुन के बहुत मजा आ गया, क्योंकि देखिए, जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, तो आपने उन बॉलर्स के रोल को भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन माना है अपनी सफलता में। ये बात सुन के मजा आ गया आपकी बात, क्योंकि आप नेचुरली विकेट कीपर अकेला क्या कर सकता है, जब बॉलर का जो साथ होगा उसी के साथ होता। अच्छा, मैं बाय द वे एक ऑफ द कफ सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि मैं थोड़ा सा क्रिकेट का मुझे भी शौक है, तो ये जब आप विकेट कीपिंग करते हैं तो कैचेस पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है या स्टंपिंग करना, मतलब दोनों में क्या रिफ्लेक्सेस किस में बहुत फास्ट आपके काम करते हैं? कुछ बताइए, हम तो लेमैन हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। नहीं, देखिए, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंडीशन के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं लेग स्टंप पे कलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेग स्टंप पे यदि आप अच्छा स्टंप करते हैं तो वो अच्छा होता है, या स्पिनर्स पे जो है जाते हैं, या जो कैचेस आते हैं, वो उसके लिए रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे चाहिए। तो ये चीजें हैं, लेकिन मीडियम पेसर पे भी आप अच्छा एक कैच उठा के देते हैं, और लेग स्टंप पे कोई अच्छा चांस आप कन्वर्ट करते हैं, तो ये की पॉइंट्स होते हैं कीपर के। और डेफिनेटली मतलब एज ए कीपर मैंने हरदम एंजॉय किया इन चीजों को, और हरदम ये लगता था कि एज ए कीपर मैं कितना टीम को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि एक कैच और एक स्टंप केवल मैच का रुख बदल देता है और मैच को पूरा चेंज कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल तब होता है कीपर का, जब कोई लंबी पार्टनरशिप लगी हो, विकेट नहीं गिर रहा हो, और एकदम से चांस बने और उसे आप कन्वर्ट कर दो। तो वो जो कंडीशन होती है, या टीम जब नीचे लगी हो और आप एक अच्छा सा मौका बना दो टीम के लिए और गेम चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली ये वो चीजें होती हैं जो टीम को भी बूस्ट करती है और आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और टिपिकल सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये जब लंबी पार्टनरशिप लगती है
तो हालांकि उसको स्लेजिंग व्लेजिंग भी कहते हैं, लेकिन अगर इस पे कभी कभी विकेट कीपर ये भी ट्राई करता है कि डिस्ट्रैक्ट करे बैट्समैन को, ऐसा बैटिंग करते टाइम में ऐसा भी कुछ होता है क्या, करते हो क्या आप लोग? देखिए बिल्कुल, जब पार्टनरशिप होती है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उनका फोकस है, जो उनका जो गेम प्लान है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जाए, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मोमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि डिस्ट्रैक्शन पैदा हो और बैट्समैन गलती करने पे आदमा हो। ओके, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये तो टैक्टिस होती हैं, लेकिन कई बार ये उल्टी भी पड़ती है। कभी कोई बड़े प्लेयर को आप गलत टाइम पे स्नैच कर दो तो मालूम चले वो 100 का 200 कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए बड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। ओके 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 ओके। तो अच्छा चलिए ये बताइए, ऐसे बाय द वे ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप करते हो क्या, आप वर्बल कुछ करते हो या कुछ फिजिकल करते हो, क्या करते हो? नहीं, फिजिकल तो इस गेम में अलाउ नहीं है, लेकिन वर्बली और माइंड गेम है, और बैट्समैन को देख के उसके हिसाब से खेला जाता है। बैट्समैन का नेचर कैसा है, बैट्समैन का फोकस किस लेवल का चल रहा है, या बैट्समैन को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं क्या माइंड गेम जो हम बोलते हैं वो बैट्समैन टू बैट्समैन और कंडीशन टू कंडीशन। सही बात है। बहुत बड़े प्लेयर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप विराट को गाली बकोगे तो वो पलट के आपके अगेंस्ट 100 बनाएगा, तो आप विराट को गाली नहीं बक सकते। सही बात है। अच्छा भाई द वे मेरे को इसी बात पे एक चीज याद आ गई कि रोहित जी, आपका नाम तो रोहित जलानी है ऑफिशियल नाम, ठीक है, लेकिन आपका कोई टीम में भी कोई नाम है क्या? जैसे सनी भाई का, सुनील गावस्कर का सनी है, और भज्जी कहते हैं उनको, यूवी कहते हैं, आपके भी टीम मेंबर्स कुछ कहते हैं आपको? हाँ, मुझे रॉनी बोलते थे, और मैं एक्चुअली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी काफी खेला हूँ, तो मुझे वहां तो रॉनी के नाम से जाना जाता था। ओके। तो रॉनी एक निकनेम है जो मुझे बाहर मिला था, तो बाद में फिर हाँ मेरे साथ काफी चला वो। अच्छा जी, दैट्स गुड। तो चलिए, आपको हमें ये पता लग गया आपका निकनेम टीम में रॉनी था। अच्छा, तो आपने इंग्लैंड में भी काफी खेला है, आप बता रहे हैं, वेरी गुड। तो वहाँ क्या लीग वगैरह खेली है आपने, कैसे खेलते थे? बिल्कुल, पहले इंग्लैंड में मैं खेला 2-3 साल, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में 2 साल खेला। ओके। ये मेरा ओवरसीज सफर भी रहा काफी। चलिए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अब ये दिलीप ट्रॉफी में आपका डेब्यू मैच में 8 डिसमिसल का एक नेशनल रिकॉर्ड है, तो उस दिन कैसा लगा था, क्या प्रेशर था, क्या एक्साइटमेंट था? देखिए, एज ए कीपर तो आप मतलब आपको लगता है कि जितना मौका मिले आप टीम को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि एज ए कीपर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, पीछे खड़े हैं और काफी कुछ गेम का मोरल आपके साथ चलता है। और एक्चुअली वो बड़ा अच्छा विकेट था, मेरा गोवा में डेब्यू हुआ था, और बड़ा ग्रीन विकेट था, और साउथ जोन की टीम से मैच था, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण, हेमंत बदानी, श्रीराम और आशीष कपूर, सुनील जोशी, वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ और और विजय भारद्वाज। बहुत फुल पैक साइड थी, जिसमें 9 या 10 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे थे। अच्छा। और थोड़ा सीमिंग विकेट था, कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, हमारे बॉलर्स बड़े अच्छे थे उस समय सेंटर जोन के, और हमने और इवन बकायदा साउथ जोन ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करी थी, और हमने उन्हें 144 पे ऑल आउट कर दिया था। और उस मैच में हमारे गेंदबाजों ने बड़े अच्छी बॉल करी, और शायद फर्स्ट इनिंग में मेरे 5 कैच थे, जो कि मैं बोलूंगा क्रेडिट गोज टू द बॉलर्स कि उन्होंने इतना अच्छा बॉल लाया कि पीछे एजेस मिले। और मतलब मेरा वन ऑफ द मेमोरेबल वो डेब्यू था कि मैंने बड़े अच्छे कैचेस, उसमें मुझे मौका मिला उठाने का, और वो मैच हम आउटराइट जीते थे साउथ जोन से। और उस मैच में गगन खुड़ा ने 300 रन बनाए थे, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए। आई नो साउथ जोन काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, वेस्ट जोन तो स्ट्रॉन्ग है ही, क्या साउथ जोन भी स्ट्रॉन्ग मानी और सेंट्रल जोन उस समय इतनी बड़ी टीम नहीं हुआ, इतनी बड़ी नहीं, इतनी नहीं। नॉर्थ और मतलब ये सेंट्रल जोन तो कमजोरी थी हमारी राजस्थान। हाँ जी। चलिए, आप रणजी टीम के भी प्लेयर रहे हैं, जिसने 2010, 11 में, 11-12 में आपने रणजी ट्रॉफी भी उठाई है। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने जब ये रणजी ट्रॉफी उठाई? देखिए, डेफिनेटली रणजी ट्रॉफी जीतना और फर्स्ट टाइम राजस्थान के लिए ट्रॉफी जीतना तो एक मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि उससे पहले राजस्थान 8 बार फाइनल खेला था और 8 बार फाइनल हारा था। और इवन हम लोग एक बार वनडे फाइनल भी खेले थे बॉम्बे से, वो भी हम हार गए थे। लेकिन 2010 में ऋषिकेश कानिटकर की कप्तानी में हमें वो मौका मिला, और हम उस साल चैंपियन बने थे। तो वो ऐसा वक्त, ऐसा मौका था कि वो मैं क्या बोलूं, मतलब वो क्षण अभी भी जब याद आते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कान और एक खुशी आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो इसी आपकी रणजी ट्रॉफी की फतेह पर
हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं, कोई अच्छा सा बिल्कुल। जोशीला, और फिर हाँ हम जी। आगे बातचीत को जारी रखते हैं। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हाँ, वेलकम बैक रोहित जी। आप जी। पहले बैच का हिस्सा रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां साथ में युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी थे। तो इन लोगों के साथ एक जो एक्सपोजर होता है, उससे क्या सीखने को मिलता है, क्या लर्निंग होती है, क्या चेंजेस आते हैं आपकी थिंकिंग में और क्रिकेटिंग एबिलिटी में? देखिए डेफिनेटली ये 2020 में 2000 में हमारा एनसी का जो पहला बैच था, जिसमें
युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, रितन सिंह सोढ़ी, हरभजन सिंह, मुरली कार्तिक, जहीर खान, टीनू योहानन, गौतम ओह। गंभीर, जोगिंदर अच्छा। शर्मा ओह। और श्रीराम, एस दास, शरणदीप सिंह, रमेश पंवार। शायद 18 प्लेयर ऐसे थे हमारे चॉइस के बैच में जो शायद इंडिया खेले थे। ओके ओके। अजय रात्रा। तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा माहौल था उस समय। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई की तरफ से पहली बार ऐसे एकेडमी सेटअप की गई थी जिसमें हम पूरे इंडिया से 24 जनों को पिक किया था और हम वो 24 जने थे जो इंडिया के प्रोबेबल्स थे, इंडिया खेलने में कैपेबल थे। तो जबरदस्त वहाँ कंपटीशन था, काफी कुछ सीखने को मिला और मैं कह रहा हूँ मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो एग्जैक्टली थी वो वहीं से शुरू हुई थी। ओके ओके। चलिए, तो ये तो, और आपने तो जितने नाम लिए हैं सब स्टारवर्ड्स हैं, हमारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जहीर खान और बिल्कुल 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 स्टारवर्ड्स हैं ये सारे, एक से एक। तो चलिए, आप कोई ऐसे मैचेस का एक्सपीरियंस बताइए कि जो थोड़े नेल बाइटिंग रहे हों, जो बिल्कुल क्लिफ हैंगर जिसको कहते हैं, जिसको आज भी याद करते हो तो आपको लगता है यार क्या गूज़बम्प्स हो जाते हैं, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ याद हैं ऐसे कुछ मैचेस आप? नहीं, डेफिनेटली इतनी लंबी जर्नी में कई मैच ऐसे हुए हैं कि जो बड़े मेमोरेबल हुए हैं और कई मैच तो मुझे याद है कि एक एमपी से हमारा 4 डे मैच था जिसमें कि जो टीम जीतने वाली थी वो रिटेन करने वाली थी लाइट में और जो हारने वाली टीम थी वो डिमोट होने वाली थी प्लेट में। और लास्ट डे का मैच बाकी था और एमपी के 7 विकेट बाकी थे और रन की लीड ले चुके थे काफी और उनको आउट करके वो रन बनाना बहुत बड़ा टास्क था। और जिस तरीके से हम वो मैच जीते और हम लोग वापस एलाइट में आ गए थे तो शायद वन ऑफ द मेमोरेबल मैच था। साथ में एक बार वनडे का मुझे याद है रेलवे से मैच था जब हमारे 9 विकेट हो गए थे और लास्ट विकेट के लिए मेरी और 10 विकेट की जो पार्टनरशिप थी हमने कुछ 40-45 रन की पार्टनरशिप करके लास्ट के 5 ओवर मैच जिताया था। ऐसे कई मैच है। T20 मैच था जिसमें लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे और चौका लगा था। कई मैच ऐसे हैं जो नहीं भूल सकते। जिस साल हम रणजी ट्रॉफी चैंपियन बने उस साल हमारा सेमीफाइनल मैच ऐसा था, हमारा इवन फाइनल मैच बड़ा क्लोज हुआ था। तो इतनी बड़ी जर्नी में कई मैच ऐसे खेलेंगे जो याद करके मजा आ जाता है। तो आपको अपनी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको लगता है यार बस वो मेरी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस थी और आपको जो आनंद आया होगा उस परफॉर्मेंस को करके, ऐसी कौन सी इनिंग खेली आपने? मतलब ये तो चलो 8 डिसमिसल्स तो हो गए एज ए विकेट कीपर्स, लेकिन बैटिंग में कौन सी ऐसी रही? बैटिंग में एक तो मुझे याद है उसी मैच में जिसमें मैंने 6 कैच पकड़े थे बॉम्बे के अगेंस्ट, उसमें मैंने छोटी नॉक खेली थी लेकिन मैंने फॉलो ऑन बचाया था उस मैच में। तो वो मतलब बॉम्बे जैसी उसमें माइटी साइड हुआ करती थी, बड़ी चैंपियन हुआ करती थी रेगुलर। और उस मैच में लास्ट विकेट को लेके और हमने कुछ 40 रन की पार्टनरशिप की थी और फॉलो ऑन अवॉइड करा था हम लोगों ने। तो वो इनिंग बड़ी अच्छी इनिंग थी। बाकी एक हम लोगों ने बंगाल के अगेंस्ट मैंने 85 की कुछ पार्टनरशिप 85-87 की कुछ इनिंग खेली थी जो हम मैच आउटरे जीते थे। मैं 3 नंबर बैटिंग करने गया था। अच्छा। तो ऐसी कई इनिंग्स है जो याद हैं और जिनको याद करके बड़ा मजा आता है। हरदम मुझे लगता था कि वो मेरी इनिंग जिससे चाहे छोटी हो या बड़ी हो लेकिन टीम जीती हो या मैंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया और टीम का फायदा हुआ हो जिस इनिंग से, तो हरदम मुझे वो इनिंग मेरी अच्छी लगती थी। सही बात। देखिए मेरे को याद आ रहा है कि ये फॉलो ऑन बचाना भी किसी टाइम में इंडिया की टीम पे बहुत बड़ा प्रेशर हुआ करता था। एक जमाने में 60-70s में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी तो वो आती थी और हमारे हरा के चली जाती थी इंडिया के अंदर। तो कई बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते थे कि हम फॉलो ऑन को बचाने के लिए, तो उस टाइम बड़ा उस प्लेयर का नाम होता था जो फॉलो ऑन बचा देता था। नहीं ओनली फॉलो ऑन बचाना। एक्चुअली रणजी ट्रॉफी के फॉर्मेट में हमारे पॉइंट सिस्टम होता है। ओके। तो आप आउटराइट मैच नहीं हारते, ड्रॉ करा लेते हैं, फॉलो ऑन बचा लेते तो कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। मैं तो ये चीजें कई बार हमारे लिए बड़ी, हाँ, क्योंकि हमें आगे क्वालिफाई करने के लिए नॉकआउट्स में जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स हो जाते थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता रणजी ट्रॉफी में कोई पॉइंट सिस्टम है। बिल्कुल। एक बार हम ऐसे ही हुआ था कि अगेंस्ट कर्नाटका हमारा मैच था और हम लोगों ने कुछ टैलेंटर्स के साथ, मैंने 2-3 टैलेंटर्स के साथ मिलके लास्ट में कुछ 4 घंटे बैटिंग की थी और वो आउटराइट हारने से मैच बचाया था और उससे हमें 1 पॉइंट मिला था जो कि हम आगे रणजी ट्रॉफी में हम क्वालिफाई कर गए थे आगे नॉकआउट्स के लिए। ओके। तो वो एक पॉइंट बड़ा कीमती हो जाता है। आपकी इनिंग ड्रॉ वाली या फॉलो ऑन बचाने वाली भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने वो बोला कि रन से ज्यादा आपकी इनिंग जो आपकी टीम को फायदा दे, आपकी टीम को के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो चीजें ज्यादा मुझे अच्छी लगती थी।
नहीं, सही बात है। प्रेशर फील्ड मोमेंट्स होते हैं और उस टाइम आप अगर मैच निकाल के ले जाते हो अपनी टीम के लिए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आप थोड़ी सी बातचीत का अपन रुख चेंज करते हैं। यहाँ एक रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर आपकी फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो चलिए यहाँ रुक जाते हैं, एक गाना सुन लेते हैं। रोहित जी, अब ये बताइए कि आपने इतने सारे प्लेयर्स के साथ खेला भी है, उनके बारे में आप हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, पर्सनली भी बहुतों को जानते होंगे। तो अब फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन है? ये सवाल तो आपसे बहुत पूछा जाता होगा, तो लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है और क्यों है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? आप भले ही आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, भाई आप अर्ली, बाद में, बीच में, कैसे भी, जैसे भी आप बताना चाहें। देखिए, किसी को एक फेवरेट को निकालना दूसरे के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को देखा, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखा है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेला हूं, तो उसमें से एक को पिक करना मेरे लिए, मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर प्लेयर में कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई सीखने की चीज, कोई ना कोई ऐसी इनिंग या कोई ऐसी बात जो काफी इम्प्रेस करती थी। तो शायद थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए कि बताना कि हाँ यार ये अलग था। जैसे कपिल देव यदि मैं बोलूं तो मैं ये नहीं बोल सकता सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, इवन सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कई नाम ऐसे हैं मेरे साथ में खेले वाले। इवन युवराज या धोनी की मैं बात करूं या विराट कोहली भी हम बात करते हैं, तो हर आदमी की अपनी एक क्लास है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक अच्छाई है, अपनी एक चीज है जिससे आप सीख सकते हैं। नहीं तो, हाँ ये तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, जिससे आपको ऐसा लगता है भाई मेरा एक बॉन्ड सा बन गया है, इनको मैं आइडोल मानता हूँ अपना, या ऐसा मानता हूँ, बिल्कुल आदर्श है ये मेरे लिए, ऐसा कोई मैं हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर लोग से। ये आपके ऊपर है, आप कैसे उस अच्छाई को ढूंढ के उससे सीखते हैं। तो इवन बड़े नाम भी नहीं, कई बार एक नॉर्मल क्रिकेटर या ऐसा क्रिकेटर में कोई ऐसा वर्क एथिक्स होता है जो आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज सीखने की है, या ये अच्छी चीज है, सब पे कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वही इस जर्नी में आपको हर आदमी कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर आदमी से आप कुछ सीखते हो।
हर प्लेयर की एक क्वालिटी होती है जो आप डेवलप करना चाहते हैं या आप सीखते हैं। सही बात है ये बात। अच्छा, तो ये बताइए कि MS धोनी एज ए विकेट कीपर रहे हैं, बैट्समैन भी रहे हैं, तो मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, तो इनसे लोग किस तरह से इंस्पायर होते हैं, या इनकी विकेट कीपिंग में ऐसी क्या खास बात है जो आपको नजर आती है कि नाउ अबव 40 है और इस तरह स्ट्रॉन्ग अभी भी IPL में जा रहे हैं और फिजिकली फिट है, इनमें ऐसी क्या खास बात है? देखिए, धोनी का तो जो बेस्ट पार्ट है दैट इज उसका एंटीसिपेशन, और जो गेम का सेंस है वो काबिले तारीफ है। जो गेम की पकड़ है और जो गेम को रीड करते हैं, मुझे लगता है कि वही चीज उनको सबसे अलग बनाता है। और कीपिंग यदि मैं बोलूं टेक्निक वाइज तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो उनका एंटीसिपेशन और जो उनका कलेक्शन है, जो उन्होंने सेल्फ डेवलप किया है, वो अमेजिंग है। और मतलब धोनी भले ही कैप्टन हो या ना हो, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट्स वगैरह में तो बिल्कुल देखिए, कीपर का रोल है, बिल्कुल एक कीपर का रोल फील्डिंग टीम का, हम बोलते हैं फील्डिंग टीम का कैप्टन विकेट कीपर ही होता है। तो ये ऐसे कीपर आपको गेम को देखने का नजरिया, आप जिस जगह खड़े होते हो वहां पर आपको फील्ड प्लेसमेंट एज ए कीपर आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। और धोनी इस गेम के मास्टर हैं, उनको इस चीज की बहुत सी पकड़ है, बहुत सी समझ है, तो डेफिनेटली वो उस रोल को बड़े खूबी से निभाते हैं। और जो एक गेम का सेंस है वो बहुत अच्छा है उनका। जो मैं जैसे बोलता हूँ कि वो गेम को रीड बहुत अच्छा करते हैं, वो प्लेयर्स को रीड बहुत अच्छा करते हैं, तो इसी क्वालिटी ने उनको टॉप का कप्तान और विकेट कीपर बनाया है। सही बात है। एक किसी जमाने के अंदर एक फारूक इंजीनियर हुआ करते थे विकेट कीपर हमारे इंडिया के, वो भी बड़े इंग्लैंड में बहुत खेलते थे, कभी कभी यहाँ आया करते थे, अर्ली टाइम के हैं। अच्छा, तो फॉरेन क्रिकेटर्स में से आपको कौन से पसंद हैं, उनकी क्वालिटी कौन उनमें से कोई आपका फेवरेट है जिसकी क्वालिटी आपको बहुत इंस्पायर करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मुझे इनिशियली स्टीव वॉक की बैटिंग बड़ी अच्छी लगती थी कि वो टेक्निकली साउंड नहीं थे लेकिन बड़े टची प्लेयर होते थे, और अपने गेम का बड़ा अच्छा उन्हें आइडिया था, अपनी स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा आइडिया था, और अपनी इनिंग उस हिसाब से प्लान करते थे। मतलब जो हम बोलते हैं कि द क्लास ऑफ कैरेक्टर, या एक जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए प्लेयर में, वो डेफिनेटली उनमें थी। तो स्टीव वॉक बड़े अच्छे प्लेयर थे, और ऐसे कई प्लेयर थे जो मतलब जिनको देखने में बड़ा मजा आया करता था। हम ब्रायन लारा की बात करें, बहुत से प्लेयर हैं ऐसे। ब्रायन लारा ने भी राज किया है किसी जमाने में। बिल्कुल जो लंबे इनिंग और जो उनका फ्लो बैटिंग का होता था वो अमेजिंग था वो भी। कई बार ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के अंदर भी बहुत कंपैरिजन लोग करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये भी है, चलता रहता है। ये तो ठीक है, लोगों का अपना अपनी चीजें, अपना नजरिया है देखने का। ड्रेसिंग रूम का कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताओ आप किसी स्टार प्लेयर के साथ में, कोई ड्रेसिंग रूम में जब किस तरह की बातें होती हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में कोई बताइए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, ड्रेसिंग रूम एक ऐसा एरिया है जहाँ प्लानिंग, स्ट्रेटजीज और रिलैक्स होना और गेम के लाइट मूवमेंट शेयर करना, वो सब चीजें होती हैं। तो डेफिनेटली जब हम एक टेंस गेम में, आप गेम के अंदर से जब बाहर आते हो और उस समय जो ड्रेसिंग रूम में माहौल होता है और कैसे आगे गेम चलना है, या कैसे लास्ट जो सेशन हुआ उसका एनालिसिस होता है, और क्या आगे होना है जो उसका डिस्कशन होता है, वो बड़ा मजा आता है। कि आप कुछ प्लान करके जाते हो, अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, यदि नहीं हो पाता तो प्लान बी करके जाते हो, और टेंशन के टाइम पे जब आप ग्राउंड में बाहर आते हो और कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको रिलैक्स कर देती है, या अपने आपको मोटिवेट करने का, अपने आपको ब्रेक देने का जो टाइम मिलता है, तो ड्रेसिंग रूम का एक अलग ही माहौल, अलग ही एक वैल्यू होती है हमारे गेम में। तो अच्छा, मैं वैसे ही से एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे फर्ज कीजिए कोई अच्छा प्लेयर है और काफी जल्दी आउट होके आ गया है, तो उस टाइम आपके जो बाकी लोग ड्रेसिंग रूम में होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, या क्या किस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन को, जो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली कोई आउट होके आ जाता है, जो वो क्या स्थिति रहती है? देखिए, हमें तो ये बात है कि कोई भी प्लेयर यदि अंदर जाता है तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। ठीक है, चला कि कोई भी प्लेयर आउट होना नहीं चाहता, या कोई नहीं चाहता कि मैं खराब परफॉर्म करूं। तो लेकिन ये क्रिकेट है, गेम बाय चांस है, और कई चीजें होती हैं कि अगर आप गलती करते हैं, कई बार अच्छी बॉल पे आउट होते हैं, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो ये बाहर जो टीम के प्लेयर होते हैं वो समझते हैं इस चीज को। तो यदि कोई प्लेयर जल्दी आउट होकर आता है तो उन्हें मालूम होता है कि ये कोशिश अगले ने अपनी पूरे बेस्ट करी, यदि नहीं हो पाया तो एक
पॉजिटिव माहौल और उसको एक मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो खुद आउट होके आए तो खुद अच्छा नहीं फील करता। तो उस समय दूसरी पेस का एक रोल होता है, ये काम होता है कि उसको वो स्ट्रेंथ या वो सपोर्ट मिले, जिससे कि वो आगे की मैच के लिए या जो मैच बचा हुआ है उसमें अपनी टीम के लिए जो बेस्ट हो सके वो कर सके। तो मतलब उसको थोड़ा दिलासा देते हैं या चुपचाप हो जाते हैं? वो कुछ कहता है तो बोलते नहीं है, क्या वो करते हैं? कंडीशन की बात होती है। देखिए क्या होता है, कई बार हाँ बिल्कुल प्लेयर को छोड़ना पड़ता है कि थोड़ा अपने आप टाइम लेके अपना नॉर्मल हो जाए, फिर वो आके मिक्सअप हो जाए। कई बार उसकी गलती पे भी डिस्कशन होता है, और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जब वो प्लेयर गलती से आउट होता है तो उसको डांट भी पड़ती है, गालियां भी पड़ती है। तो ड्रेसिंग रूम तो मतलब ये घर के अंदर की बात है, जो अंदर तक रहती है तो ठीक रहता है। अच्छा, आजकल तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया ना। देखिए, जब से ये टीवी रिप्ले आ गए हैं और पूरे टाइम स्ट्रीमिंग चल रही है, तो आपको तो उस बैट्समैन ने कोई गलती की है तो एकदम पकड़ में भी आ जाती है कि इसने ये किया है। तो कोच वोच कुछ आके कहते हैं कि देखते नहीं ये क्या कर दिया है, ये ऐसे क्यों आउट हो गया, तो ऐसे कुछ बात होती है क्या? बिल्कुल, देखिए जितना गेम में टेक्निक आई है और जितनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उतना ही गेम के बारे में अवेयरनेस और गेम का सेंस और गेम की प्लानिंग का बात बहुत हो गया है। आप अपनी गलतियां देख सकते हैं, अपना आपको खेलते हुए आप देख रहे हो तो आप अपने बारे में आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। और आजकल तो साथ में इतना सपोर्टिंग स्टाफ होता है कि आपकी एक गलती को बताना, उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प करना, और आपका एनालिसिस एकदम से इंस्टेंट आप खेलते हैं तो आपको मिल जाता है। तो ये गेम और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीज है। अच्छा, तो आप ये चलिए हम एक वैसा सवाल पूछते हैं कि T20 और ODI के इस दौर में अब आप टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस कैसे देखते हो? हाउ डू यू फील क्लासिकल जो टेस्ट क्रिकेट है उसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, टेस्ट इज द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ क्रिकेटर। तो जो टेस्ट मैच का मजा है वो तो टेस्ट मैच का मजा है, जो और मुझ जैसा क्रिकेटर है जो खेला हुआ है और जो हार्डकोर क्रिकेटर है, उसको जो मजा टेस्ट मैच में आता है, शायद वो ठीक है। T20 और वनडे इज अ गुड गेम और एक मजा आता है और गेम चलता है तो हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन टेस्ट मैच में जो मूवमेंट्स चलते हैं, जो सेशन बाय सेशन लड़ाई होती है और जो रियल बैटल होती है, और हम बोलते हैं किसी के कैरेक्टर के बारे में मालूम करना है तो वो जो ऑन फील्ड कैसे मालूम चलता है, टफ कंडीशन में बैट्समैन कैसे सर्वाइव करता है, या बॉलर जब पिटाई चल रही होती है तो उस समय आगे कैसे बॉल डाल रहा है और कैसे प्लानिंग कर रहा है बैट्समैन को आउट करने के लिए और क्या स्ट्रेटेजी से बॉल डाल रहा है, वो देख के बड़ा मजा आता है। तो मेरी साइंस में यदि क्रिकेट यदि रियली आपको किसी की स्किल और कैरेक्टर देखना है तो उसे टेस्ट मैच में मालूम चलता है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के आपसे कि आप अभी भी टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देते हो। टेस्ट क्रिकेट तो रियल क्रिकेट है तो डेफिनेटली उसको तो पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि आजकल के जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो तो T20 में ही मेरे ख्याल में पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं और वही खेल रहे हैं। वक्त के साथ हर चीज बदलती है और आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और बिल्कुल डेफिनेटली ये भी एक नया फॉर्मेट है जिसमें कि बहुत ग्लैमर है, पैसा है, गेम में बहुत रोमांच है और बहुत तेज चलता है, जिसमें फिटनेस बहुत हाई लेवल की चाहिए। तो इसका भी अपना अलग मजा है। लेकिन जब आपने बात करी टेस्ट की, तो डेफिनेटली टेस्ट का जो मजा है वो अलग ही है। वंडरफुल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो चलिए, इसी T20 और टेस्ट की जो आपस की राइवलरी है इसके बारे में रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आपसे थोड़ी सी राजस्थान के क्रिकेट के संबंधित भी हम बातचीत करना चाहेंगे। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
स्वीकार जैसे मैं करती हूँ। हाँ, तो रोहित जी फिर आगे चलते हैं। अब ये बताइए कि राजस्थान क्रिकेट को आप काफी क्लोजली देख रहे हैं काफी समय से, तो आज के समय में राजस्थान क्रिकेट की स्थिति कैसे आपको नजर आ रही है? कुछ बताइए इसके बारे में हम लोगों को, क्योंकि हमें तो वही पता है जो हम अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। और इसके बारे में आप क्या स्थिति है, कुछ बताइए इसके बारे में। काफी कुछ देखिए, चल रहा है। थोड़ा मैं ये बोलूंगा कि क्रिकेट यदि हम बात करें तो डेफिनेटली क्रिकेट का बहुत टैलेंट और बहुत बड़ा एक पूल राजस्थान में है, जो मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत अच्छा टैलेंट राजस्थान में है। और जो यदि हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके और चीजों को कंपेल करें तो हम लोग एक अच्छा क्रिकेट एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो टैलेंट राजस्थान में, जिस हिसाब से आईपीएल में आप प्लेयर देखेंगे राजस्थान के खेल रहे हैं, या एक डोमिनेंसी आईपीएल में राजस्थान के प्लेयर्स की है, तो बस एक थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा आरसीए ऑर्गेनाइज तरीके से और अच्छे माहौल में यदि क्रिकेट का एटमॉस्फेयर तैयार करे तो हम लोग डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं और राजस्थान का नाम काफी रोशन कर सकते हैं। तो अभी ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट समय समय पर आते रहते हैं, कभी कहते हैं कि इनको मैचेस नहीं मिल रहे राजस्थान को, तो इससे प्लेयर्स पे तो बड़ा असर पड़ता होगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तो क्यों नहीं प्लेयर्स को एडमिनिस्ट्रेशन का काम देते हैं जिससे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट। खैर मैं तो एज ए लेमैन बोल रहा हूँ, आप ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे हमें क्या हो रहा है आजकल। नहीं, डेफिनेटली ये मैं भी कहता हूँ कि यदि क्रिकेट पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, पूरे आरसी की बात कर रहा हूँ। हर आदमी का एक रोल होता है और हर आदमी एक रोल को अच्छे से निभा सकता है। मैं आज बोलूँ यदि क्रिकेट में पैसा कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ललित मोदी जो शायद कभी क्रिकेट नहीं खेला वो लेके आया है। या हम बात करें कि आईएएस बिंद्रा साहब की बात करते हैं, डालमे साहब की बात करते हैं, पीएम रुंगटा साहब की बात करते हैं, या राज सिंह डूंगरपुर की बात करते हैं, या पवार साहब की बात करते हैं, तो हर आदमी का एक रोल है अपना। लेकिन जो क्रिकेट पे जो हम बोलते हैं क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, जो क्रिकेट का ग्राउंड वाला पार्ट है, वो डेफिनेटली प्लेयर्स के हाथ में होना चाहिए जिससे कि वो बेस्ट तरीके से चल सके। हाँ, बिल्कुल यही है। अब बीसीसीआई में आप देखिए नेशनल लेवल पे, जब से मुझे लगता है कि जब से क्रिकेटर्स के हाथ में थोड़ा बहुत बीसीसीआई आया, मुझे लगता है चेंजेस आए। आई एम नॉट श्योर मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हर टाइप के लोग चाहिए, हर टाइप के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, पावर भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है। ऐसे लोग भी चाहिए जो क्रिकेट के अच्छा इंफ्रा तैयार कर सके, अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार कर सके। पर कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, जो आप बोल रहे हैं क्रिकेट चलना चाहिए, वो उसमें क्रिकेटर्स का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। तो राजस्थान के जो क्रिकेट एसोसिएशन है, इसमें जो ये 2 ग्रुप बन गए थे, ये कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है या अभी ऐसे ही चलेगा? देखिए, अभी तो अड़ा कमेटी चल रही है और चीजें काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से क्रिकेट चलना चाहिए अराउंड द ईयर, एक पूरा सर्कुलर होना चाहिए पूरे साल का, अभी उस हिसाब से चीजें चल नहीं रही है। तो जब तक ये आरसी सेटल नहीं होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी सेट नहीं होगी, तब तक क्रिकेट चलाना थोड़ा टफ है। हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले आरसी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और पहले ये कौन से एक थे, संजय जी थे, कौन थे वो जो जयपुर डायलॉग्स वाले हैं, वो भी तो थे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, दीक्षित साहब भी एक टाइम में प्रेसिडेंट हुआ करते थे आरसी। संजय दीक्षित, बिल्कुल। जब वो फर्स्ट ईयर थे, हम लोग चैंपियन बने थे फर्स्ट साल रणजी ट्रॉफी में। तो जो मैंने बोला, हर आदमी का एक रोल होता है और एक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे वो निभाता है बड़े अच्छे तरीके से। तो जैसे कि टीम होती है कि 11 प्लेयर सब अलग अलग अपनी प्रोफेशनसी वाले होते हैं, मिला के एक टीम बनती है जो चैंपियन बनती है। बॉलर का अलग रोल है, बैट्समैन का अलग रोल है, विकेट कीपर का अलग रोल है, स्पिनर का अलग रोल है, फील्डर का अलग रोल है। तो ऐसे ही हर आदमी का एसोसिएशन में अपना अपना रोल है। यदि वो ढंग से निभाते हैं और ईमानदारी से निभाते हैं तो डेफिनेटली वो टीम स्ट्रांग होती है और वो टीम जीतती है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो अब स्टेट लेवल पे आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए क्या आपके विचार में क्या रिफॉर्म्स, एक दो रिफॉर्म्स कोई आपके दिमाग में है ऐसा जो किया जा सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, एक अच्छा माहौल तैयार करना जो बच्चों को खेलने के लिए बेस्ट हो। देखिए, यदि आप क्रिकेट अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो डेफिनेटली प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे। अच्छी क्रिकेट होगी तो अच्छा एटमॉस्फेयर होगा तो अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, अच्छे गेम होंगे तो अच्छा कंपटीशन तैयार होगा जिससे कि आप एक टीम निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, बस 1-2 सवाल और, ऑलमोस्ट हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं बातचीत की।
और बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके, क्योंकि आपकी जो बातचीत है उसमें बड़ी क्लैरिटी है. आई मीन यू हैव वेरी क्लियर व्यूज अबाउट एवरीथिंग, और बहुत ही मैच्योरिटी से आप हर चीज का जवाब दे रहे हैं, इसलिए बहुत मजा आ रहा है. एक गाने के लिए रुक जाते हैं. मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई. अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई. खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई. सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ. अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ. विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे. बढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा. हाँ, तो अब जी अब ये बताइए कि आपने अब थोड़ा अपनी क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताइए. ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और विजन क्या है, किस तरह से आपकी क्रिकेट एकेडमी का आपको कैसे आइडिया आया, कैसे आपने स्टार्ट की, और कैसे बच्चे आ रहे हैं आपके यहाँ, कुछ इसके बारे में बताइए. डेफिनेटली. देखिए 2014 जब मैं ऑस्ट्रेलिया से खेल के आया तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक सेटअप था, एक ऐसा एकेडमी बनाने की इच्छा थी कि जो वर्ल्ड क्लास लेवल की हो और जहां मैं बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज दे सकूं. ओके. और मेरी मुलाकात हुई मिस्टर अनुराग जयपुरिया से, जिन्होंने मेरे इस विजन में मुझे सपोर्ट किया और मुझे फ्री हैंड दिया. और मुझे मैं बोलूं कि ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे अनुराग भाई जैसे लोगों से मिलाया, जिन्होंने मुझे मेरे सपना पूरा करने में मेरी हेल्प करी. अच्छा. और हर कदम पे जहां मुझे जरूरत थी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, और जैसा मैं करना चाहता था उसमें वो हरदम साथ में खड़े रहे. उनके कारण मैं आज ये जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी एस्टैब्लिश कर पाया हूँ, जो कि जहां पर बोर्ड के सारे मैचेस होते हैं, जहां बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं यहाँ से आईपीएल भी खेल रहे हैं. राजस्थान के हर फॉर्मेट में, हर ग्रुप लेवल पे बच्चे खेल रहे हैं, वुमेन्स में और हर जगह. और इवन अभी हमने एक ग्राउंड बनाया है, जो एक ग्राउंड ऑलरेडी था जिसपे सब मैचेस हो रहे हैं. एक दूसरा ग्राउंड हमने बनाया है जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में दैट विल बी द होम ऑफ डिसेबल क्रिकेट. ओके. हाँ. अच्छा. और ग्रेजुअली हम लोगों ने ओनली क्रिकेट नहीं, हमने क्रिकेट के 2 ग्राउंड के अलावा फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल एकेडमी, बास्केटबॉल एकेडमी, वॉलीबॉल एकेडमी भी शुरू कर दी है. और जल्दी से हम लोग रिहैब और स्ट्रेंथ सेंटर भी शुरू कर रहे हैं. साथ में हम 2-3 गेम और शुरू करने वाले हैं. तो अच्छा, जल्दी हम उसको एक बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, डिसेबल्ड क्रिकेट के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी एक इंटरव्यू किया था, एक लेडी है जो डिसेबल्ड क्रिकेट को बड़ा बढ़ावा दे रही है, निर्मला रावत जी. वो तो हाँ, बिल्कुल जयपुर से ही है वो. अरे जानते हैं आप उनको? बिल्कुल. वो अपने आईडी के बच्चों को और ब्लाइंड बच्चों को भी सपोर्ट कर रही है. हाँ, ब्लाइंड बच्चों को. और मैं जुड़ा हुआ हूँ फिजिकल डिसेबल, डेफ एंड म्यूट के बच्चों से. और अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी काफी काम कर रहे हैं. तो
2018 से मैं डिसेबल क्रिकेट के साथ में हूँ, और अभी मैं जो इंडिया की मिक्स डिसेबिलिटी और जो फिजिकल डिसेबल टीम है उसका हेड कोच और मेंटोर भी हूँ। ओके, तो मेरी ये 7 साल की जर्नी बड़ी अच्छी रही, और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर दिन नया लेसन होता है हमारे लिए। तो ये एक अलग ही जर्नी है जिसको मैं काफी एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हमने करीब 10 एक दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था और बहुत अच्छी बातचीत हुई उनसे। वो स्विट्जरलैंड से आई हैं और ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा तो उनको बहुत सपोर्ट कर रही है। और कुछ प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई का, जो डिसेबल्ड की विंग है उसकी कुछ प्रेसिडेंट वगैरह भी हैं। तो बड़ी अच्छी लेडी हैं, वंडरफुल। आप जानते हैं उनको, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल। तो चलिए रोहित भाई, अगर एक मान लीजिए, सोच लीजिए, अगर आपको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दे एक दिन के लिए क्या मतलब बना ही दें, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, जो अभी हो रहा है बीसीसीआई में, बीसीसीआई जब से काम कर रही है, डेफिनेटली बहुत काबिले तारीफ है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। लेकिन मैं स्टिल चाहता हूं कि जो बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको वही लेवल मिले जो एक आईपीएल प्लेयर को मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप लगता है अभी भी। और डोमेस्टिक में इन प्लेयर को वो पैसा, वो कंडीशंस और वो जो क्लास बोलते हैं वो मिलना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग टेस्ट प्लेयर भी उतने अच्छे प्रोड्यूस कर सकें जो हम आईपीएल और व्हाइट बॉल के प्लेयर्स निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 4 डे गेम्स पे और टफ बनाना और बेटर कंडीशन देना और ज्यादा मैचेस कराना, थोड़ा हमें 4 डे मैचेस पे और फोकस करना पड़ेगा। हाँ, असली पूल तो वहीं से आएगा। तो अब ये बताइए कि युवा क्रिकेटर्स के लिए कोई मैसेज है, खास तौर से राजस्थान के बच्चों के लिए कोई मैसेज है आपका? डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और सपने जरूर देखिए, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए पूरे करने पे जो खुशी मिलती है और जो एक फीलिंग आती है वो अलग ही होती है। लेकिन डेफिनेटली सपने देखना और सपने पूरे करने के बीच में जो एक रोड मैप है, जो मेहनत है, उसकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और उस मुकाम को पाने के लिए जो मेहनत चाहिए, उसके लिए दृढ़ निश्चय और एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम लास्ट सवाल ये पूछ लें कि रोहित झालानी को अगर लोग याद करें, तो आप लोग किस रूप में आपको याद रखवाना चाहेंगे? आप एक अच्छे इंसान के रूप में। अरे वंडरफुल, मजा आ गया आपकी बात में। आपने एक अच्छे इंसान के रूप में, मजा आ गया, आपके जवाब में ही मजा आ गया मुझे। तो रोहित जी, आज की इस बातचीत में हमने जाना एक खिलाड़ी का संघर्ष, एक टीममेट का जज्बा, एक विकेटकीपर की सजगता और एक मेंटोर की दूरदृष्टि। आपने जो अनुभव साझा किए, चाहे वे रणजी ट्रॉफी के इमोशनल मोमेंट्स हों या ग्रास रूट क्रिकेट को मजबूत करने की बात, या फिर यंग क्रिकेटर्स के लिए आपका मैसेज, वो निश्चित ही हमारे श्रोताओं को इंस्पायर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से वक्त निकालकर हमारे साथ इतने दिल से बात की। थैंक यू वेरी मच रोहित जी। और सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और कैरेक्टर का स्कूल है, और आज की बातचीत ने हमें ये बात याद दिला दी। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। हमारे साथ थे रोहित झालानी। स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग गुड क्रिकेट, और याद रखिए, ड्रीम्स तभी सच होते हैं जब हम देखने की जहमत उठाते हैं। नमस्कार। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी ओ जिंदगी। मेरे
मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना